यदि 2.5 मिनट की क्लिपिंग में से आप 10 सेकंड निकाल देते हैं और वही वो 10 सेकंड जो कि पूरी बातचीत का अर्थ बदलते हैं, वही वो 10 सेकंड जो हमारे कैंडिडेट की ईमानदारी का तगमा है, उसको यदि आप ध्यान से निकाल देते हैं, इसका एक ही मतलब है कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप डॉक्टरिंग कर रहे हैं। मैं बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं और जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं इसके लिए मुझे और हमारे सब साथियों को कचहरी में ले जाया जा सकता है। मैं दोबारा कहता हूं। और मुझे आज जानकर एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस देश में एक नई संवैधानिक संस्था आ गई है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने खुद ब खुद इस टेप की जांच की और अपने लोगों को फर्जी नहीं कहा और कहा कि स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है, अपने आप को बरी कर दिया। आप कैसे बरी कर सकते हैं? आज तक इतिहास में ऐसा हुआ है कभी भी कि किसी भी नेता ने किसी भी व्यक्ति पर जिस पे आरोप लगे हो वो अपने आप को कहता हो कि नहीं जी ये आरोप मेरे पे बहुत सही लगा है, मैं तो बहुत गलत आदमी हूं। पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई सीडी जारी करे तो उसको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है, प्री उसकी होती है रिलीज, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी मित्र को पकड़ा दे और वो रातों रात एक मीडिया हाउस बन जाए और उस नाम से दलाली राजनीतिक पार्टियों के दलालों को पूरी इजाजत है कि वो अपने आप को एक मीडिया और पत्रकार घोषित करें, और मैं समझता हूं इस देश के तमाम ईमानदार पत्रकार जो यहां बैठे हैं वो अपने प्रोफेशन की इज्जत बचाने के लिए इस तरह की दलाली को रोकने की मांग करेंगे। हम कहें नेता फर्जी है, कितनी सही बात होगी। इन्होंने कहा अनुरंजन झा दलाल हैं। हम इस बात पर जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमने पैसे लिए, पार्टियों से पैसे लिए, हमने कहीं सुना इन्होंने पैसा भी कोट किया, 12 करोड़ रुपए लिए। मैं चाहता हूं कि देश की जनता को जैसे आपने अपने वीडियो को अपने हिसाब से दिखाया है उसी तरीके से देश की जनता को बताएं कि ये 12 करोड़ रुपए हमें किस पार्टी ने दिए, किस नेता ने दिए। नहीं तो देश की जनता के सामने योगेंद्र जी और आपकी पूरी टीम को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये साबित नहीं हुआ तो आपका कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आएगा। तो आपने दोनों पक्षों को सुना, मीडिया सरकार का पक्ष सुना और साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष सुना। यही हमारा चर्चा का विषय है, बहस का विषय। हमारे साथ सुनीता गोदारा टीम अन्ना के सदस्य स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अमरीश चौधरी आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, पीड़ित हैं, ये भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, हमारे साथ मौजूद है अनुरंजन झा, CEO मीडिया सरकार, जिनका बयान अब से थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीम अन्ना के पूर्व सदस्य मुफ्ती शामून काजमी। सबसे पहले मैं अनुरंजन के पास जाऊंगी। अनुरंजन, जैसा कि आपने सुना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरे देश ने सुना, आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से इस बात पर बनी हुई है कि उन क्लिप्स के साथ छेड़छाड़ की गई, डॉक्टर किया गया उन क्लिप्स को, और जो 10 सेकंड का पोर्शन है जिससे हमारे व्यक्ति की, हमारे उम्मीदवार की ईमानदारी छलक कर सामने आती है, वो काट दिया गया बड़े ही कायदे से। शीतल, ये लगता है कि आपको कि वो 10 सेकंड में उनकी बहुत ईमानदारी छलक कर आ रही थी? हमने साफ साफ पहले भी कहा था, हास्यास्पद है ये बात, हास्यास्पद है। ईमानदार तो कहा था, ईमानदार थ्रूआउट ईमानदार होगा, 10 सेकंड के लिए क्यों ईमानदार होगा? की वो बात कर रही थी, वो क्यों ईमानदार होगा? दूसरा, ये जब वो बात लीगल डॉक्यूमेंट्स की कर रही है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करने तक वो बहुत ही साफ साफ बात कहती है कि चाहिए हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ये कहती है कि हम डोनेशन देना चाहते हैं तो आप क्यों तैयार हो जाती हैं? अगर आप इतने ईमानदार हैं, और वो जब पहले सेंटेंस में रिपोर्टर ये कहती है कि हम इमेज टार्निश करने के लिए आए हैं, हम किसी राइवलरी कंपनी की इमेज खराब करना चाहते हैं, आप उससे बात क्यों करती हैं? आप उससे डोनेशन क्यों लेना चाहती हैं? आप बहुत ईमानदारी होने का दम भरते हैं। 32 करोड़ रुपए का आपकी संपत्ति आपने घोषित की है, 20 करोड़ रुपए आपने चंदे की बात की है। आप ये बताइए कि अगर आप इस देश में बहुत ईमानदारी का दम भरते हैं तो आप अपने पैसे से चुनाव लड़ा देती पूरी पार्टी को। सवाल है कि उनकी मंशा जो थी वो अब साफ हो रही है, उनकी महत्वाकांक्षा साफ हो रही है। वो इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था में भरोसा नहीं रखते, इस देश के लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते।
अब ये बताइए शीतल, ऐसा होता क्या कि अगर हम ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि उन पे आरोप लगेगा और वो कहेंगे नहीं जी ये बहुत सही हुआ है, हम ये भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उनको वीडियो मिलेगा उसके बाद वो कहेंगे नहीं जी हमारे लोग गलत थे, ये तो होना था। जांच एजेंसियां जांच करेंगी। बिल्कुल। सुधांशु जी ने हाथ उठाया, वो कुछ कहना चाह रहे थे। सुधांशु जी, राजनीतिक पार्टियों पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज, फोर्सेस जो है वो इसके पीछे हैं और वो इस तरह का काम करवा रही हैं। एक बड़ा अच्छा शेर किसी शायर ने कहा था, कितना आसा है तस्वीर बनाना औरों की, कितना आसा है तस्वीर बनाना औरों की, खुद को पशे आईना रखना कितना मुश्किल है। जब आईना आपको अपनी तस्वीर दिखाता है तब आपको समझ आता है कि आप हैं क्या। ये एक अग्नि परीक्षा थी आम आदमी पार्टी की कि उनके नैतिक मूल्य, उनका चारित्र और उनकी आस्थाएं क्या हैं। और उन्होंने ठीक उसी तरह व्यवहार करा जैसा कि एक चोर, एक दोषी, एक अपराधी करता है। हर चोर, हर दोषी, हर अपराधी ये कहता है मैं निर्दोष हूं। 2G का ले लीजिए, 2G में सारे जने कहते हैं मैं निर्दोष हूं। बोफोर्स का तो आप जानते ही हैं, सब लोग कहते रहे मैं निर्दोष हूं। कोल कांड में ले लीजिए, सब कहते मैं निर्दोष हूं। आज तक कभी हुआ है क्या कि दोषी ने कहा है मैं गुनहगार हूं? था क्या? प्रश्न ये था कि नैतिक मूल्यों पे आप क्या करेंगे। जैसे अनुरंजन जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, आज उन्होंने पत्रकारिता के जगत में एक ऐसी मिसाल पेश करी है जिसका कि मैं कायल हो गया हूं कि उन्होंने सच का आईना पूरी दुनिया को दिखा दिया। बिल्कुल। और इसी पर आम आदमी पार्टी जब कहती है ने टिप्पणी की कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में ऐसा किया गया है। एक सेकंड, बस एक सेकंड जी जी, मैं बता दूं ना, मैं वही कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में जब वो कहते हैं तो ये बड़ा एक जनरल बयान हो जाता है। आपकी ईमानदारी तब होती है आप कहते कि भाई ये कांग्रेस ने करवाया, ये बीजेपी ने करवाया, बीजेपी में फला फला आदमी ने फला फला से ये कह के ये करवाया। हर छोटे चोर की यही आदत होती है, अरे भाई मेरे खिलाफ तो षड्यंत्र हो गया, अरे भाई मेरे खिलाफ तो सारी पॉलिटिकल फोर्सेस पड़ गई मेरे पीछे। अरे भाई तुम चोरी करोगे, तुम पकड़े जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? हार लेके आएंगे, आरती हर छोटे चोर की मैं कुछ कहना चाहूंगी, आदत होती है, ये तरीका होता है। मित्तल जी चलो, आपने ये तो माना, सुधांशु मित्तल जी आपने ये तो माना कि आप पार्टी छोटे चोर, मतलब बड़े चोर अंदर संसद में बैठे हैं, बाहर कुछ है, सब नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, आप यहाँ बैठ के जो है ईमानदारी से बात करिएगा। हाँ बताइए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। छिछोरे पने के आप इनको लेके क्यों आती हैं? नहीं आपने मैं शीतल जी एक गंभीर डिबेट में ऐसे छिछोरेदारी, ऐसे छिछोरे भटक जाएंगे जरा नहीं थोड़ा देखिए सा। ना, छोटे चोर का रेफरेंस आपने दिया है। मुद्दे से छोटे भटक चोर जाएंगे जरा सा आपने एकदम। बोला था, छोटे चोर आपने बोला था, उसका जवाब आपने दिया है। और एक बात बता दूं, ये आप पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी का एक मिनट आप दूसरों की भी सुन लीजिए। और छोटे चोर आपने कहा, इसका मतलब आप मानते हैं कि आप बड़े चोर हैं? की बात करिएगा। इसका मतलब आप मानते हैं कि आप बड़े चोर हैं, या जो और कर रहे हैं वो बड़े चोर हैं? मतलब आप छोटे चोर और बड़े चोर खुद बोलेंगे, जब कोई उस पर जवाब देगा तो कहेंगे कि छिछोरापन हो गया। दूसरी बात देखिए, आप पार्टी के लिए इस वक्त जो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, सुनिए ध्यान से, स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है उनके लिए बिल्कुल कैश 22 पोजीशन हो गई है। उनकी भी मुसीबत हो गई है, क्योंकि अगर वो अपने उन जिन पे आरोप लगा है या जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ाए हैं उनको अगर वो निकालते हैं तो मुसीबत, और अगर नहीं निकालते हैं तो आप सब निकाल तो रहे हैं, वो निकाल तो रहे हैं, क्लीन चिट तो दे ही दे रहे हैं वो। नहीं निकालना मतलब कि अगर उनको हटा देते हैं, बनाए रखा तो है ही ना। हाँ, तो कैच 22 पोजीशन हो गई है ना, तो वो उनको निकाल सकते। कैच 22 कहाँ उन्होंने होने दी, उन्होंने उससे पहले ही क्लीन चिट दे दी उनको। भाई मैं आप पार्टी के लिए बोल रही हूँ कि आप पार्टी के लिए कैच 22 पोजीशन है ना, तो उन प्रत्याशियों को वो निकाल सकते, अब उनको क्लीन चिट तो देंगे अगर रखना है तो। प्रॉब्लम ये है कि
जो राजनीति होती है, अच्छी राजनीति, वो एथिक्स और वैल्यूज पे होती है। वो उसमें क्वांटिटी नहीं होती, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर हुआ क्या है, चाहे वो छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन हो रहा था, इनको ये ये तो एक्सपीरियंस के तो माहिर हैं, वही मैं कह रही हूँ, ये तो इन चीजों के माहिर हैं भाई। दूसरों के जब वो पुर्जे और पूरे अरे सुनीता जी, ये तो माहिर हैं। लो आप अपने जाल में सयाद आ गया, ये तो उनका काम है, ये तो माहिर हैं। होगा जो भी पॉलिटिक्स में होगा, उसके साथ में इस तरह के वाक्य होंगे और उनको इससे बच के रहना पड़ेगा। तो उन्हें अनुरंजन, क्या आपको ये बात हजम होती है कि ये नौसिखिए हैं, इनको इस तरह के दाव पेच समझ में नहीं आते जब सारी दुनिया के काले चिट्ठे लेकर आते हैं ये, तो क्या ये इससे वाकिफ नहीं है? कोई जानबूझ के अपना स्टिंग ऑपरेशन थोड़ी कराएगा, फंसे तो है ना, तो उसमें मैं कह रही हूँ। सुन लीजिए अनुरंजन जी आप बताइए। सुन लीजिए, अपने थोड़ा तर्क। देखिए बिल्कुल तो फंसने के बाद आचरण बिल्कुल क्या साफ होना चाहिए, ये बताइए। बिल्कुल साफ है। फंसने ये के बाद ये जिस आचरण होना नैतिकता चाहिए की कि बात कहते हैं करते हैं, कि जिस झूठे। ईमानदारी की बात करते हैं, जिस शुचिता की बात करते हैं, उसके बाद इनकी जो व्यवस्था थी वो अब डगमगा गई है। जो बातें जिन चीजों के आधार पर इन्होंने अपनी बुनियाद रखी है, जिस चीजों के आधार पर ये आम आदमी से जुड़ने का दावा करते हैं, वो सच नहीं है। अब वो सच सामने आ गया है, तो अब इनकी बौखलाहट सामने आ रही है, इनकी तिलमिलाहट सामने आ रही है। इनको लगता है कि कैसे कोई इनके खिलाफ कोई बात कर सकता है, कैसे कोई इनको बुरा कह सकता है। जब अन्ना के मूवमेंट से लेकर के और आम आदमी के पार्टी के गठन तक, जब तक मीडिया ने इनका साथ दिया तब तक तो बहुत अच्छा था। जब मीडिया ने इनको बेनकाब करना शुरू किया तो बहुत बुरा हो गया। मीडिया के पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, मीडिया कटघरे में आ गया और मीडिया उस तरीके से सामने आने लगेगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा विलन है, ये देश के सबसे बड़े हीरो हैं। आपको किसने तमगा दे दिया भाई? आप ये मत कहिए कि आप सबसे ईमानदार हैं। आप कहिए कि आपने एक पार्टी बनाई है और आप वो पार्टी चलाना चाहते हैं और वो सारे रास्ते अपनाना चाहते हैं जो इस देश के इतिहास में अब तक होता रहा है। आप करिए और आप चुनाव लड़िए, जीतिए, जाइए। कौन मना करता है? 125 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है, सबको एक मत नहीं किया जा सकता। आरोप क्या लगाते हैं कि मैंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पैसे ले लिए। अरे भाई, अगर मैं इतना ही बड़ा आदमी हूं, इतना ही ताकतवर हूं, इस देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों को एक साथ अपने मंच पे ले आया, तो मुझे देश का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी होना चाहिए। समझ में नहीं आता इनकी दलील। बिल्कुल, ये दलील मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अनुरंजन झा जी, मैं पहले भी आप कह चुका हूं कि इन कायरों का आपने चिट्ठा कट्ठा खोला है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको ये बता दें, मैं बहुत ईमानदारी के साथ एक एक लफ्ज़, क्योंकि बेईमानी क्यों करेंगे, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमारे लेवल के नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो अभी पहले आपने कहा था, सारे देश को जानना चाहिए कि अगर मैं ईमानदार हूं और मेरे पास कोई आके कहे कि आपको हम ऐसा करना चाहते हैं, तो नंबर 1 पे मुझे फौरन उसे नकारना चाहिए। शाजिया के पास जब पहुंचे, पहली बात तो आपने कहा कि उसने जो असासे उसके 30 करोड़ के कहां से, कोई इतने बड़े घर में तो पैदा नहीं हुई, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या काम है, क्या करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक असिस्टेंट कमिश्नर से निकल के आए, कहां से इतनी दौलत आई, किस तरह से आए। अरे ईमानदारी की बात तो तब थी कि ऐसे अनेकों मिसालें हैं कि 2 पट्टी के चप्पल में रह के और साइकिल पे इलेक्शन जीत करके लोग आए हैं। आपको पैसे लेने की जरूरत, 20 करोड़ जमा करने की जरूरत क्या थी? ये बिल्कुल गैर अखलाकी। आपके लिए तो दौलत, आपकी छवि जो आप बना रहे थे वही मैं वही कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात ये है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, इस स्टिंग ऑपरेशन को मैं ये समझता हूं अनुरंजन झा जी, जिनका मान नहीं है वो मानहानि की बात कर रहे हैं। आप कोर्ट में जाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें इतने अच्छे लोग बैठे हैं, इन्हें सबसे पहले इनका लाइसेंस भी जब्त कर देंगे जो इनकी सिफारिश करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। दूसरी बात, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ईमानदारी का ये लोग ढोंग रचते हैं, इनके पास कोई नैतिकता नहीं है। जब इन्होंने हमारे ऊपर यह आरोप लगाया था कि हम इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमने कहा कि लाओ सबूत, और इसी नैतिक आधार पर हम इन्हें छोड़ के आ गए थे। इन्होंने नहीं निकाला था हमें, हम छोड़ के आए थे। अगर ये नैतिक, इनके पास कोई नैतिकता है तो सबसे पहले इन्हें हटाना चाहिए था। और इससे बड़ी नैतिकता कल इनके सामने ये आ गई कि जंतर मंतर पे जो इन्होंने
वहां डांस कराया है, जो वहां इन्होंने भारतीय सभ्यता की संस्कृति की जो धज्जियां उड़ाई हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि हमारी बच्चियों को इस तरह से उनसे डांस कराया जा रहा है, जो क्लिप हमने देखी भीड़ जुटाने के लिए। नंबर 2, ये भीड़ जुटाने के लिए तो भाई। नंबर 2, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि देश के लोगों से जहां ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, अरे भाई उनमें अगर एक तो अभी 20-25 साल की पार्टी है और एक जो है वो 80 साल से ज्यादा की पार्टी है। अगर 200,000 करोड़ रुपए जो है वो कांग्रेस के पास है और बीजेपी के पास 1400 करोड़ है, तो तुम्हारे पास तो 4 महीने के अंदर 20 करोड़ आ गए। अभी आप अंदाजा तो करिए कि जब तुम वहां तक पहुंचोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम देश को किस दिशा में ले जा रहे हो, हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, अरे मेरे नौजवानों, अगर ईमानदारी के साथ बात सुनना चाहते हो तो एक टोपी जो बड़ी सम्मानित चीज है उसके ऊपर झाड़ू लगा दी, इनके ऊपर झाड़ू से इससे निकल कर क्या हो। तुम्हारा काम झाड़ू लगाना नहीं, तुम्हारे हाथ में कलम होना चाहिए। ये बेईमान है और इनकी बेईमानी बहुत सारी सामने आ चुकी है और बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपके पास हम आएंगे। सुधांशु जी आएंगे आपके पास। सुधांशु जी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। सुधांशु जी। हाँ सुधांशु जी बोलो। शीतल जी, जो बेसिक मुद्दा यह है कि चोरी जब पकड़ी जाए तो किसी भी संस्थान को जो अपने को ईमानदारी का दावे करती है, उसका आचरण क्या होना चाहिए था। जैसा मैंने कहा कि 2-3 चीजें तो जो है वो झुटलाई ही नहीं जा सकती। जब शाजिया कहती है कि मैं किसी और के नाम से पर्ची काट दूंगी, तो ये झुटलाया जा सकता है क्या। 10 सेकंड की बेईमानी कहिए, 2.5 मिनट में, मेरी तो सिर्फ 10 सेकंड की बेईमानी थी। ये तर्क है, कुतर्क है। प्रश्न ये है कि वो मान रही है ना कि मैं झूठी जो है रसीदें काट दूंगी। कुमार विश्वास क्या कहते हैं, अभी देखिए लफ्फाज की भी कमाल है। लफाजी में वो कहते हैं, देखिए मैं कैश लेता हूं, मैं टैक्स देता हूं। अरे वहां वो क्या कह रहे हैं, वो रिपोर्टर कह रहा है कि भाई मेरा तो एमएलए का पैसा है और एमएलए जो है वो कोई रसीद नहीं चाहिए उसको। तो हाँ कोई बात नहीं। इनकम टैक्स का पहला उसूल है कि आपकी आय अगर कैश में भी आप लेंगे तो किससे ली वो आपको लिखना पड़ेगा, और अगर वो फर्जी है तो ये जो है बेनामी हो जाता है, ये झूठ और काला पैसा हो जाता है। ठीक, आज तक तो काले पैसे के खिलाफ मुहिम चलाने की ये दुहाई देते रहे। बिल्कुल, आज तक नैतिकता की दुहाई देके कहते सारी पार्टियां चोर हैं, यहाँ के ये पूंजीपति चोर हैं, सब ब्लैक मार्केटर हैं, सब ब्लैक करते हैं सब। देखिए एक अंग्रेजी की कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव बोर्ड। मतलब जो जने ईमानदारी के कदम भरते हैं उनके आचरण में शुचिता ना केवल होनी चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि शुचिता होती है। एक अंग्रेजी की और कहावत है, डिनाई इवन इफ यू आर कॉट विद योर पैंट्स डाउन। ये बड़ी एक अजीब किस्म की कहावत है। तो ये दूसरी कहावत जो है ये अप्लाई कर रहे हैं आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को। पकड़े जाओ लेकिन कहते रहो नहीं भाई हमारा तो कुछ था ही नहीं, ये नहीं था जी। बिल्कुल बिल्कुल पहला इनका आचरण होना चाहिए था, दूसरे इन पे सत्यार्थ हो गई है आज अमरीश, क्योंकि इनके सारे आचरण में इतना आचंबा होता है। मुझे मैं तो शर्मसार हो गया कि पूरी राजनीति को शर्मसार कर रहे हैं। कोई बात नहीं अरविंद जी, हमेशा अपने आप को अन्ना जी का भक्त मानते हैं, अन्ना जी को अपना गुरु मानते हैं। समझ लो ये गड़बड़ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिन्होंने डंका पेटा। चलिए अमरीश। अरविंद जी हमेशा अन्ना जी को अपना गुरु मानते, आदर्श मानते रहे। अन्ना जी ने अपने 5 सिद्धांत दिए थे, उसमें से एक सिद्धांत था निष्कलंक जीवन का। आज अरविंद जी और अरविंद जी की पूरी टीम पर कलंक ही कलंक लगा हुआ है, और वो खुद अपने आप को पारदर्शिता आरटीआई के एडवोकेट बोलते थे। तो अब क्यों नहीं सब चीजों को सामने पारदर्शिता के तौर पे सबके सामने लाते और जनता तय करे। वो बिल्कुल नहीं, वो लाने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसा कि सुधांशु जी ने बहुत बढ़िया से इसको समाप्त किया कि इवन इफ यू आर कॉट विद योर पैंट्स डाउन डिनाई, यानी अगर आप सामने सामने पकड़े गए हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई है, फिर भी इस बात को आप नकार दीजिए, नामंजूर कर दीजिए। वही बात आम आदमी पार्टी की सामने आती हुई दिखाई दे रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये साबित हुआ, और अब ये देश की जनता को तय करना है कि आखिर वाकई वो ईमानदारी का दम जो वो भरते थे, पारदर्शिता का, उसके पैमाने पर वो कहां खड़े होते हैं इस वक्त। आज की तारीख में आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए और इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखिए